लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे? ग्रीडी टेक्निक के लिए बेसिक हम लोग जान लिए किस तरीके से ग्रीडी टेक्निक काम करता है। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे? अब इसका एप्लीकेशंस देखेंगे। कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है इसका, क्या क्या यूज है, कहाँ पर यूज कर सकते हैं, किस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्रीडी टेक्निक यूज कर सकते हैं जिससे कि मेरा आंसर सही आए। समझ रहे हो बात को? कितना टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ग्रीडी टेक्निक को यूज करके। ये क्या है? एक एल्गोरिथम है। ग्रीडी टेक्निक क्या है? एल्गो है। इस एल्गो को यूज करके कितना टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वो सब हम लोग देखेंगे अभी। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे? एप्लीकेशंस ऑफ ग्रीडी टेक्निक। इसका एप्लीकेशन पार्ट है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ कुछ प्रॉब्लम लिखा हुआ है कुछ टाइप का, मतलब मेनली इतना टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो सॉल्व कर सकते हैं इससे और भी ज्यादा है, लेकिन बेसिकली जान लो कि इतना टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करना सीख जाएंगे। मतलब कि और भी होगा छोटा मोटा प्रॉब्लम, उसको सॉल्व कर अगर ग्रीडी टेक्निक से फाइंड आउट हो सकता है तो कर लेंगे। ठीक, जैसे डिवाइड एंड कंकर में हम लोग देखेंगे थे, एप्लीकेशन पार्ट को देखे थे डिवाइड एंड कंकर का, वैसे ही ग्रीडी टेक्निक के एप्लीकेशन को देखेंगे। तो देखिए, देखो इसमें पहला एप्लीकेशन क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? फर्स्ट में क्या है? जॉब सीक्वेंसिंग विथ डेडलाइन। सेकंड क्या है? नैपसैक प्रॉब्लम। थर्ड क्या है? हफमैन कोडिंग। फोर्थ क्या है? ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। फिफ्थ क्या है? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। जिसको सॉल्व करने के लिए तीन टेक्निक है इस तरह, जहां पर कि ऑल पॉजिटिव एजेज रहे। कहां पर एज होगा बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। अभी बस इतना जानो, जहां पॉजिटिव एज होगा, कहां पर पॉजिटिव होगा वो सब बताएंगे। अभी बस नेम को हम बता रहे हैं दिसराज, जिसमें कि ऑल पॉजिटिव एज होना चाहिए। एक बेलमैन फोर्ड है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के लिए ही एक बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम है, जिसमें क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज रहेगा। एक टेक्निक है जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एज रहे, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक और BFT है जहां पर कि एज वेट नहीं गिवन हो, उससे भी हम लोग सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री क्या होता है सब कुछ आगे आएगा, अभी बेसिक बता रहे हैं, नाम को हम बस बता रहे हैं। मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री एक होता है जिसमें कि मिनिमम कॉस्ट के लिए हम लोग कुछ काम करते हैं, मिनिमम कॉस्ट निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। दो तरीका है, क्या है? एक है प्रिम्स, एक और है क्रूस्कल। ठीक, अब हम लोग फर्स्ट से देखते हैं एक बेसिक ओवरव्यू। अभी हम लोग देख लेते हैं एक बेसिक ओवरव्यू सबके बारे में, फिर डिटेल में एक एक करके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्या था? फर्स्ट में क्या है? जॉब सीक्वेंसिंग विथ डेडलाइन। अब नाम हम लोग सब जान गए हैं क्या क्या एप्लीकेशन है। अब हम लोग फर्स्ट में देखेंगे, एक बेसिक ओवरव्यू सबका लेंगे कि एक्चुअली कैसा है, क्या काम यहाँ पर हो रहा है। ठीक, फर्स्ट में क्या है? जॉब सीक्वेंसिंग विथ डेडलाइन। इसके नाम से क्या लग रहा है? जॉब सीक्वेंसिंग, कुछ जॉब है, कुछ काम है। समझ रहे हो बात को? इसके फर्स्ट प्रॉब्लम से क्या लग रहा है? जॉब सीक्वेंसिंग विथ डेडलाइन। इसका मतलब ऐसा कुछ फील आ रहा है, यहां पर इस साइड में रफ में बताएंगे सबको, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। यहां पर क्या लग रहा है कि जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में कुछ नंबर ऑफ जॉब्स बोल लो, जैसे J1 है, J2 है, J3 है, 3 जॉब है मान लो। क्या जॉब हो सकता है? एक एग्जांपल समझो कि मान लो एक कहीं पर ग्रोसरी शॉप में गए हो, ठीक, या कहीं कोई भी किराना दुकान में गए हो कुछ सामान लेने के लिए। 3 तरह का आदमी है वहां पर, एक ही टाइम में 3 दोस्त गया है वहां पर। एक का नाम है मान लो J1, नाम है J1, यहाँ राम श्याम बलराम भी लिख सकते हैं। ठीक, मान लेते हैं J1 नाम है एक का J2 नाम है, एक का J3 नाम है। ये नाम है, 3 दोस्त गया है एक शॉप में एक ही टाइम में एक साथ। मतलब क्या? यहां पर सबका अराइवल टाइम सेम है, एक ही टाइम में गया है। ठीक, एक शॉप में कहां पर गया है तीनों? ये तीनों कहां पर गया है? ये तीनों एक शॉप में गया है। ठीक,
तीनों को कुछ ना कुछ सामान परचेज करना है, ठीक। तीनों एक साथ ही गया है, इसलिए अराइवल टाइम क्या होगा, अराइवल टाइम सेम होना है, अराइवल टाइम सेम है, एक साथ में ही गया है शॉप में। उसके बाद में क्या है, तीनों है, तीनों को ही सामान खरीदने में एक यूनिट टाइम लगता है। मतलब या फिर बोल लो शॉपकीपर को किसी एक को सर्व करने में एक यूनिट टाइम लगना है, एक यूनिट टाइम। मान लेते हैं एक यूनिट टाइम 1 मिनट है, 1 मिनट में वो सामान दे देता है, या फिर यूनिट टाइम 10 मिनट भी मान सकते हैं या 1 घंटा भी मान सकते हैं, ठीक। जो भी माने, एक यूनिट टाइम है, 1 यूनिट टाइम, 1 यूनिट टाइम सबको लगता है, सबको 1 यूनिट टाइम सबको लगना है सर्व करने में, ठीक। शॉपकीपर को किसी एक को सामान देने में, पैसा लेकर सामान देने में किसी एक को, J1 हो, J2 हो, J3 हो, सबको सेम टाइम लगता है, ठीक। एक साथ में आया है, टाइम भी सबको सेम लग रहा है। एक और चीज क्या है कि J1 क्या बोला है शॉपकीपर से, J1 क्या बोला है, कुछ स्पेशल बोला है एक्चुअली। J1 क्या बोला कि हम 1 मिनट से ज्यादा, 1 मिनट से ज्यादा हम शॉप पर नहीं रहेंगे, हम शॉप पर नहीं रहेंगे 1 मिनट से ज्यादा। J2 क्या बोला है कि 2 मिनट से ज्यादा, 2 मिनट से ज्यादा हम शॉप पर नहीं रहेंगे, सामान मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो लौट जाएंगे। J3 क्या बोला है, J3 बोला क्या कि ये भी 2 मिनट से ज्यादा, 2 मिनट से ज्यादा ये शॉप पर नहीं रहेगा। 2 मिनट में इसको मिल गया तो सही है, नहीं तो लौट जाएगा ये। अब शॉपकीपर क्या करेगा, दुकानदार क्या करने वाला है, वो चाहेगा क्या कि देखो सिंपल जानो, सबको 1 यूनिट टाइम लगना है ना, इसको भी 1 यूनिट, इसको भी 1 यूनिट, इसको भी 1 यूनिट। एक और बात है क्या है कि बीच में रोक नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि 30 सेकंड में किसी को एक सामान दे दिए, रोक दिए, दूसरे वाला को दे दिए, नहीं, ये काम हम नहीं कर सकते हैं। ये यूनिट टाइम का मतलब है हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बीच में रोक नहीं सकते हैं किसी को। बीच में रोकने का मतलब होता है प्रीइम्पशन, एक वर्ड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोग पढ़े होंगे जानते होंगे, एक वर्ड होता है प्रीइम्पशन। नहीं जानते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। प्रीइम्पशन मतलब प्रीइम्पशन नहीं कर सकते, बीच में रोक नहीं सकते हैं हम लोग, ठीक। एक को स्टार्ट किए सर्व करना, उसको कंप्लीट करके ही रुकना है, उसको कंप्लीट करके ही रुकना है। शॉपकीपर के पास में एक कंडीशन है कि एक को अगर सामान दे रहा है तो उसको कंप्लीट सामान देकर ही रुकेगा वो, ठीक। पैसा लेकर सामान देकर कंप्लीट करना है 1 यूनिट टाइम में ही उसको। अब J1 बोला कि 1 मिनट में ही हमको चाहिए, J2 बोला 2 मिनट के अंदर चाहिए, J3 बोला 2 मिनट के अंदर चाहिए, ठीक। तब सिंपल सोचो, मान लो वो शॉपकीपर है जो J2 को सामान देता है, पहले J2 को देता है, तो टाइम कितना लग गया, 1 मिनट लग गया J2 को देने में, 1 मिनट लग गया J2 को सामान देने में, ठीक। उसके बाद क्या किया वो, मान लो J3 को दिया, J3 2 मिनट के लिए रुकने वाला है ना, तो अगला मिनट में, दूसरा मिनट में वो क्या किया, J3 को दे दिया, हो गया काम, J2 और J3 को दे दिया है। अब आया है बात J1 पर, तो J1 पर जब बात आया है तो 2 मिनट जब हो गया तो J1 कहां होगा, J1 अपना घर चला गया। क्यों, क्योंकि J1 बोल कर रखा था कि 1 मिनट ही टाइम रुकने वाला है, वो 1 मिनट से ज्यादा नहीं रुकेगा, बात क्लियर है। तो जब 2 मिनट हो गया है टाइम यहां पर, तो J1 क्या करेगा, J1 क्या करने वाला है, J1 अपना घर लौट जाएगा। 1 सेकेंड रुक जाओ, आंख में कुछ आ गया, 1 सेकेंड। चलो, J1 क्या बोला था कि 1 मिनट में अगर सामान मिल गया तो ठीक, नहीं तो लौट जाएंगे। अब यहाँ टाइम कितना हो गया, 2 मिनट हो गया है, तो J1 लौट गया। शॉपकीपर कितना को सामान बेच पाया है, बस 2 लोगों को, J2 और J3 को। J1 तो चला गया। एक और तरीका क्या था शॉपकीपर के पास में, जो पहले वो J1 को दे लेता। पहले ये एक तरीका है, एक मेथड हुआ, पहले इसको दिया फिर इसको दिया। एक और तरीका क्या था, पहले वो J1 को देता, 1 मिनट यहाँ टाइम लगने वाला था, फिर अगले टाइम में J2 को देता,
यहां पर हो गया 2 मिनट टाइम, 2 मिनट टाइम हो गया। J3 क्या बोला था? J3 बोला है कि 2 मिनट के बाद हम चले जाएंगे। J3 क्या बोला है कि 2 मिनट के बाद हम चले जाएंगे। 2 मिनट हुआ, J3 लौट गया। मतलब कि शॉपकीपर है जो J1 और J2 को ही केवल सामान दे पाया है। समझ रहे हो? एक और तरीका क्या था कि पहले J1 को दे लेता, वो पहले J1 को दे लेता और उसके बाद में J3 को देता। तो J1 में 1 मिनट लग गया और J3 में एक और मिनट, मतलब टोटल 2 हो गया। ठीक, 2 मिनट हो गया। यहां पर J2 क्या है? चला गया। J2 नहीं रुक, क्योंकि J2 क्या बोला था? 2 मिनट से ज्यादा हम नहीं रुक सकते हैं दुकान पर। बात सिंपल है। ठीक, तो एक क्या तरीका है, J2 और J3 को सामान बेचा है वो शॉपकीपर। अच्छे से समझो इसको, एकदम बेसिक चीज है। J2 और J3 को सामान बेचा है वो शॉपकीपर है जो सेल किया है। एक और क्या है, J1 और J2 को सेल किया है। एक और जगह J1 और J3 को सेल किया है। ठीक, टाइम तो एक ही लग रहा है सेल करने में, लेकिन अलग अलग अगर J1 को कुछ और प्रोडक्ट चाहिए, J1 को चाहिए था प्रोडक्ट P1, J2 को चाहिए था प्रोडक्ट P2, J3 को चाहिए था प्रोडक्ट P3, मान लो अलग अलग प्रोडक्ट है। ठीक, तो पॉसिबिलिटी ऐसा है ना कि P1 को जब सेल करता है शॉपकीपर, तो P1 में प्रॉफिट, मान लो P1 में प्रॉफिट है जो 100 रुपए का होता है सेल करने में। P2 में प्रॉफिट है जो 200 रुपए का होता है और P3 को सेल करने में प्रॉफिट है जो 50 रुपए का ही होता है। सबके लिए प्रॉफिट अलग अलग है ना। P1 जब J1 को सेल करता है, प्रोडक्ट P1 जब सेल करता है तो प्रॉफिट 100 रुपए का होता है। J2 को सेल करता है तब प्रॉफिट होता है 200 रुपए का। J3 को जब प्रोडक्ट P3 सेल करता है, अलग अलग प्रोडक्ट भी है, प्रोडक्ट भी डिफरेंट है। ओके, अब सामने में किसी एक ही सामान को, सेम प्रोडक्ट को किसी को ज्यादा में दे, किसी को कम में दे, ये तो पॉसिबल नहीं है, बिट जाएगा शॉपकीपर। समझ रहे हो बात को? इसलिए अलग अलग प्रोडक्ट है, P1, P2, P3, तीनों अलग प्रोडक्ट है, तीनों को देना है। एक में प्रॉफिट 100 रुपया होता है, दूसरे वाले में J2 में जो P2 प्रोडक्ट दिया है उसमें 200 रुपया का प्रॉफिट होता है। J3 को दे रहा है P3, उसमें 50 रुपए का होता है। तो सिंपल देखो, अगर शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट करना है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट करना चाहता है ना। तो मान लो J2 और J3 को दिया तो कितना प्रॉफिट टोटल हुआ है? J2 और J3 प्रॉफिट कितना हुआ? 200 प्लस 50, 200 J2 के लिए और 50 J3 में। देखो J2 का 200 प्रॉफिट मिल रहा है J2 को देने में और J3 के लिए 50। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? यहां पर प्रॉफिट लिखते हैं तो ए वाले केस में प्रॉफिट हुआ है 250। एक और केस क्या है? J1 और J2 को दे ले, J1 और J2 को, J1 में प्रॉफिट कितना है? 100 है और J2 में 200 है। 100 प्लस 200 कितना हो गया? ये हो गया 300। ठीक, उसके बाद एक और पॉसिबिलिटी क्या है? सेम टाइम में एक बार में इतना को ही दे पा रहा था, एक बार में इतना को दिया, एक बार में इतना को दिया, यही 3 पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मान लो ऐसा कर लो कि J3 को पहले दे दे, एक और पॉसिबिलिटी क्या बोल सकते हैं कि J3 को पहले दे लेता और J2 को बाद में देता, क्योंकि एक यूनिट टाइम यहां लगता, फिर सेकेंड वाले में J2 को दे लेता, फिर भी J2 और J3 ही रहता ना, J2 और J3 रहता ना। यहां पे प्रॉफिट कितना होगा? J2 के लिए 200, J3 के लिए 50, इसका प्रॉफिट भी होगा 250 भी, 250 ही होगा। ठीक, यहां पर क्या हुआ? यहां पर 300 हुआ है और J1 और J3 को जो सामान सेल किया था, J1 और J3, J1 का कितना 100, J3 का 50, इसमें कितना प्रॉफिट हुआ है? इसमें प्रॉफिट हुआ है 150। तो शॉपकीपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को, शॉपकीपर क्या चाहेगा? जब वो दुकान खोलकर इतना मेहनत से बैठा है, वो क्या चाहेगा? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आ जाए हमको। क्या करेगा? वो अपने माइंड में ये एल्गोरिथम चलाएगा कि ज्यादा प्रॉफिट कैसे मिल सकता है। बहुत ही फास्टली वो काम करेगा उसका माइंड। क्या करेगा? ज्यादा प्रॉफिट कैसे होगा वो देखिएगा कि अगर ए केस करते हैं, ए वाले केस तो 250 प्रॉफिट होता है, ए वाले केस करते हैं तो 250 प्रॉफिट होता है, ए वाले केस करते हैं 300 प्रॉफिट होता है,
ए वाला केस करते हैं तो 150 प्रॉफिट होता है, 150। ठीक, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ उसको दिख रहा है? मैक्सिमम प्रॉफिट यहां दिख रहा है। मतलब क्या, वो इसी ऑर्डर में, इस ऑर्डर में ही J1 J2 J3 को सर्व करेगा, कस्टमर को सर्व करेगा, क्योंकि यहां प्रॉफिट मैक्सिमम हो गया है। यही चीज यहां देखिए, यहां पर क्या किए हम लोग, सारा पॉसिबिलिटी देखिए, यहां ऐसे दे सकता है, इस सीक्वेंस में, ए सीक्वेंस में, ए सीक्वेंस में, इस सारा सीक्वेंस देखिए क्या किए, टोटल सॉल्यूशन स्पेस इतना मेरा मिला है, इतना सॉल्यूशन स्पेस मिला है हमको। ए भी सॉल्यूशन हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ये मेरा सॉल्यूशन स्पेस मिला है। उसके बाद हम लोग अपने कंडीशन को इंपोज किए। हम लोग टोटल सॉल्यूशन, मान लो ऐसा भी कर सकते थे कहीं और कि डेडलाइन है ना, पहले मान लो J3 को करते, फिर J1 को करते। J3 और J1 कहीं नहीं लिखा हुआ है ना, J3 और J1, तो J3 और J1 अगर करते, J3 और J1 अगर करते हम लोग, तो क्या होता, क्या दिखता हम लोग को, J3 और 1 में काम हो गया इसका। जब सेकेंड टाइम आया तो J1 नहीं रहा, J1 लौट गया है, तो J1 नहीं रहा है ना, मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है ना, मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। टोटल जितना भी पॉसिबिलिटी है सब मेरा सॉल्यूशन स्पेस बन जाता। इसमें जो मेरा कंडीशन को सेटिस्फाई कर जा रहा है, इस टाइम में ये सारे जो डेडलाइन है, इसको डेडलाइन बोलते हैं। जितना टाइम रुकना है डेडलाइन है, मतलब इतना टाइम तक हो जाना चाहिए काम, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में डेडलाइन के बाद उसको नहीं किया जा सकता है। मतलब कि अगर 1 मिनट में नहीं मिला J1 को सामान, वो लौट जाएगा। दूसरे मिनट में या तीसरे मिनट या चौथे मिनट में, कहीं भी बाद में 1 मिनट के बाद J1 को सामान नहीं बेचा जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, ये डेडलाइन है, जो टाइम लिखे हैं क्या है, डेडलाइन है। समझ रहे हो बात को? जितना भी पॉसिबिलिटी यहां पर है, सारा सॉल्यूशन स्पेस हम लोग का बन गया। जैसे अभी हम लोग ग्रीडी टेक्निक के बेसिक में देखे थे, और इसमें जब कंडीशन इंपोज किए हैं डेडलाइन का जब कंडीशन इंपोज किए हैं, उसमें हम लोग के लिए ये सही था, ये डेडलाइन था, सही था, ये भी सही था, ये भी सही था। ये क्या है, ये हम लोग के लिए फीजिबल सॉल्यूशन है। जो मेरे कंडीशन, जो डेडलाइन गिवन है, कंडीशन क्या है, डेडलाइन ही है, डेडलाइन जो गिवन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। समझ रहे हो बात को? उसको सेटिस्फाई कर रहा है। उसमें से क्या देखे, फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखे। चलो इतना टाइप का सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ऑप्टिमल कौन सा है? मतलब क्या, मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट। यह टाइम तो ऐसे भी 2 मिनट लगना है, सेम कॉस्ट लगना है, तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। तो क्या देखें, यहाँ 250 प्रॉफिट, यहाँ 300 है, यहाँ 150 ही है। ठीक, यहाँ पर भी 250 ही है। मतलब कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो मिल रहा है वो मिल रहा है 300 का। ये मेरा बन गया ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यहां पर 1 ही मिला है, हो सकता है कहीं पर 1 से ज्यादा मिल जाए, कहीं पर 1 से ज्यादा मिल जाता हम लोग को। ये जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है 1 से ज्यादा भी मिल सकता है, मिनिमम 1 तो मिलना ही है हम लोग, आउटपुट 1 तो चाहिए। यही हम लोग देखेंगे जॉब सीक्वेंसिंग विथ डेडलाइन, यही देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, इसका प्रॉपर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। समझ लो, बेसिक जानो किस टाइप का प्रॉब्लम यहां हम लोग ग्रीडी टेक्निक से सॉल्व करने वाले हैं और कैसे सॉल्व करेंगे, बस यही काम यहां करने वाले हैं। तो हम लोग जॉब सीक्वेंसिंग का बेसिक देख लिए हैं। इसका जब हम करेंगे, इसको जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन को जब सॉल्व करेंगे कंप्लीटली, एक अलग से पूरे प्रॉपर लेक्चर होगा। जो लोग समझ गए हैं बेसिक वो भी सही है, जो नहीं समझे उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा जब इसका ओरिजिनल वीडियो रहेगा, जो क्लास ओरिजिनल होगा, लेक्चर होगा, उसमें अच्छे से समझ में आएगा पूरे हर चीज को, ये सारे चीज को हम वहां रिपीट करके समझाएंगे। ठीक, इसके बाद में क्या है, नैपसैक प्रॉब्लम है। तो नैपसैक प्रॉब्लम का मतलब क्या है, नैपसैक प्रॉब्लम जो है इसका मीनिंग क्या बोलना चाह रहा है, ये सिंपल सोचो। मान लो एक घर है जहां पर कुछ लोग रहते हैं, 5, 10, 15 जितने भी लोग रहते हैं। एक रात ऐसा हुआ, रात को 3 बजे के आसपास सब लोग पूरे गहरे नींद में सोए हुए हैं। नैपसैक प्रॉब्लम बता रहे हैं, नैपसैक सेकेंड वाला बता रहे हैं। सब लोग जब नींद में सोए हुए हैं, अब नींद में सोए हुए में क्या हो सकता है, चोरी हो सकता है,
हो सकता है पॉसिबिलिटी है, सब लोग सोए हुए हैं। तो एक चोर आया, जब सब लोग सोए हुए थे, जो थीफ आया है, जो चोरी करने के लिए चोर आया है, उसके पास में एक बड़ा सा बैग है, क्योंकि बैग लेकर आया है, समझ रहे हो, सामान को ले जाना, चोरी करने आया है, वो अपना तैयारी के साथ आया है, पूरा बैग एंड बैगेज लेकर आया है कि जो भी सामान रहेगा बैग में पैक करेंगे, लेकर चले जाएंगे। ठीक, चोरी करने आया है, उसका पर्पस से चोरी करना है, और एकदम एक्सपीरियंस है उसको, एक्सपर्ट है वो। ठीक, ये एक्सपर्ट चोर क्या किया है कि एक बैग लाया, बैग का कुछ कैपेसिटी होगा, कुछ ना कुछ कैपेसिटी रहा होगा बैग का कैपेसिटी मान लो, बोल लेते हैं, बैग का कैपेसिटी मान लो 50 केजी का है, बैग का कैपेसिटी 50 केजी का है। ठीक, बैग का कैपेसिटी कितना है? 50 केजी का है। जिस घर में आया है, यहां पर ये हाउस है, ये क्या है? ये है हाउस, जिस घर में वो आज अपना हाथ साफ करने वाला है। ठीक, ये हाउस है। इस हाउस में सब लोग आराम से देखो सो रहे हैं, सब सो रहा है, आदमी बेड पर लेटा हुआ है, सब सो रहा है। अभी देखो क्या होगा, आराम से समझना, कुछ नहीं है, स्टोरी है, स्टोरी को समझो, बस स्टोरी ही है। किसी भी सब्जेक्ट के थ्योरी को स्टोरी के फॉर्मेट में समझ लोगे, कभी नहीं भूलोगे, इसलिए आराम से देखो क्या होगा। अभी यहां पर एक स्टोर रूम बना हुआ था, एक स्टोर रूम बना हुआ था, जहां पर प्रीसियस आइटम रखा जाता था। ठीक, यहां पर क्या देखा, यहां पर बहुत सारा प्रीसियस आइटम रखा हुआ है, बहुत सारा रखा हुआ है। समझ रहे हो बात? सबका अपना अपना वेट होगा, सबका अपना अपना कॉस्ट भी होगा। ठीक, अपना अपना वेट होगा, अपना अपना कॉस्ट भी होगा, है ना। तो मान लो इसको हम बोलते हैं ए बोल लिए, इसका नाम बी रख लिए, इसका नाम सी रख लिए, इसका नाम डी रख लिए, इसका नाम ई रख लिए। जो भी सामान है वहां पर सबका नेमिंग हम कर लिए, ए बी सी डी ई। अब सब सामान का क्या है, सब सामान के बारे में दो और इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या इंफॉर्मेशन है भाई? ए है, जो ए है, ए का वेट है 15 केजी, ए का वेट कितना है? 15 केजी है। और कॉस्ट कितना है इसका? कॉस्ट कितना है? कॉस्ट मान लेते हैं जो 300 रुपया है। अब 300 लाख भी मान सकते हो, सोना हीरा जवाहरात होगा तो। ठीक, मान लेते हैं 300 रुपया इसका कॉस्ट है। ठीक, अभी मानना है, चोरी करके लेके थोड़ी जाना है। अभी देख रहे हैं क्या क्या चीज है, सिनेरियो सब देख रहे हैं। ठीक, हम लोग को चोरी नहीं करना है, चोरी चोर को करना है। और चोर देखो आया है बैग लेकर, ये देखो, ये चोर आया है बैग लेकर, यही चोर है। ठीक, ये है चोर, हंसते हुए आया है, आराम से बैग लेकर आया है कि सब सामान हाथ साफ करके चले जाएंगे। अभी देखो कैसे इसके साथ में प्रॉब्लम आएगा। एक ये है जिसका वेट है, ये एक सामान यहाँ रखा है, प्रीसियस आइटम इस हाउस में रखा है, जिसका वेट है 15 केजी, 15 केजी, और कॉस्ट है 300। ये क्या है? यहां पर है जो कॉस्ट है, कॉस्ट है 300। एक और आइटम क्या है? बी है ना, एक और आइटम बी है। बी क्या है? बी में इसका भी कुछ वेट है, बी का भी कुछ वेट है। इसका वेट मान लो 5 केजी है, इसका वेट 5 केजी है। इसका कॉस्ट कितना है बी का? बी का कॉस्ट मान लेते हैं 200 है, 200 रुपया कॉस्ट है। ठीक, उसके बाद आइटम सी है, ए को लिख लिए यहां पर, ए को लिख लिए हैं, बी को भी लिख लिए हैं यहां पर। सी पर आते हैं, सी के बारे में देखते हैं। सी क्या है? सी मान लो 10 केजी का है, या फिर ऐसा करते हैं 20 केजी कर लेते हैं इसको, सी को 20 केजी कर लेते हैं। सी है 20 केजी का, इसका कॉस्ट है 500, इसका कॉस्ट है 500। ठीक, उसके बाद आते हैं डी पर, डी पर आते हैं। डी का वेट है 25 केजी,
25 kg वेट है, इसका कॉस्ट है, मान लेते हैं 1000 रुपया कॉस्ट है, 1000 कॉस्ट है डी का। ठीक, उसके बाद क्या है, डी भी लिख लिए, ई पर आते हैं। इतना सारा, अरे एक घर है, एक घर में बहुत सारा लोग रहता है, सब अपना अपना सामान जितना भी सैलरी मिला है सबसे खरीद के रखा है। कहीं सोना है, कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है। कॉस्ट पर मत जाओ, 300 में 15 किलो सोना कहां से आया? अरे 300 रुपया नहीं है, हम आरएस लिखे हैं क्या? 300 आरएस लिखे हैं क्या? 300 आगे कि इसके आगे कुछ भी लगा, 300 हजार हो गया, 300 लाख हो गया, 300 करोड़ हो गया, कुछ भी हो सकता है, समझ लो। लेकिन जो भी है सब में सेम यूनिट है, यूनिट सबका सेम है। जो भी है यहाँ पर एक का यूनिट, वही यूनिट सबका है। ठीक, तो नंबर को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, कौन ज्यादा है कौन कम है। ठीक, उसके बाद आते हैं ई पर आते हैं। ई पर जब आते हैं तो ई का वेट अगर बात करते हैं, यहां पर देखो वेट लिख रहे हैं। ठीक, यहां वेट लिख रहे हैं, यहां कॉस्ट है। तो ई पर जब आते हैं, ई है मेरा 12 kg का, ई है 12 kg का, और इसका कॉस्ट है 240 रुपया, जो भी रहे 240 कॉस्ट है। अब देखो ये थीप जो आया है, ये क्या है? ये थीप जो आया है, इसके साथ में प्रॉब्लम क्या, ट्रबल क्या होगा? कैपेसिटी है 50 kg का, ये क्या सोचेगा, सब सामान को बैग में रख लेते हैं, यही सोचेगा ना, जितना भी सामान है सबको रख लेते हैं। अब ये रखना स्टार्ट कर दिया, क्या किया, ए को रखा, बी को रखा, सी को रखा, क्या देखा, ये 15 kg का है, ये 5 kg का है, 20 kg का है, 25 kg, 12 kg। टोटल कितना हो गया इसका? टोटल वेट सबका कितना हो गया? वेट ये सबका टोटल वेट कितना हो गया? 15, 5 20, 20 40 और 25 65 67 77। टोटल वेट है जो 77 kg है। टोटल वेट जो इस सब आइटम का 77 kg हो गया है। अब बोलो इसका कैपेसिटी है 50 kg, ये 77 kg का भी रख सकता है क्या? कभी नहीं रख सकता है, पॉसिबल ही नहीं है वहां पर। तब क्या करेगा ये? तब देखेगा कि कौन सा ज्यादा प्रीसियस है, उसमें कौन सा ज्यादा प्रीसियस है, उसको रख लेते हैं। समझ रहे हो? अगर 10 आइटम है, 10 में से जो ज्यादा कॉस्टली है, जिसको कि मार्केट थीप क्या करेगा, सामान चोरी करेगा, मार्केट में कहीं सेल करेगा, तो जो भी सेल करने में ज्यादा पैसा इसको मिलेगा उस सामान को चोरी करेगा ये, क्योंकि सब तो नहीं कर सकता है, देख लिया है, सब इसके बैग में एडजस्ट ही नहीं हो रहा है। ठीक, 77 kg टोटल है, इसका बैग का कैपेसिटी 50 kg ही है। ठीक, एक बार में 50 kg से ज्यादा ले भी नहीं जा सकता है, उतना हेल्दी नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो क्या करेगा, ये सबको देखेगा, इस सब में सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन है, तो कैसे देखेगा ये क्या करेगा, कॉस्ट पर यूनिट वेट फाइंड आउट करेगा, एक कैलकुलेशन करेगा। क्या किया कैलकुलेशन में? कॉस्ट पर यूनिट वेट, सबके लिए 1 kg का कॉस्ट फाइंड आउट करेगा, कॉस्ट पर यूनिट वेट। तो मान लो ए के लिए किया, ए में कितना है 300/15, इसका कॉस्ट कितना आया पर यूनिट वेट का, मतलब पर केजी का कॉस्ट बोल सकते हैं, कितना आया 20 आया। 300 डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई इसका वेट जो है 20 आया। इसके बाद आया यहाँ पर आया, क्या किया 200/5, 200/5 कितना हो गया 24, ए हो गया 40, ये 40 पर केजी हुआ। ये क्या है 20 पर केजी इसका कॉस्ट है, इसका है 40 पर केजी कॉस्ट। इस वाले में आते हैं, इसमें क्या है 500 इसका कॉस्ट है, 20 केजी है, 500/20 करेंगे 50/2 हो गया, 0 कटकर, तो क्या बना 25 पर केजी सी का कॉस्ट है। डी में वैसे ही आएंगे 1000 भागा 25, 1000/25 कितना हो गया, ये हो गया 40, 100/25 4, 10 40, ये हो गया 40 पर केजी। उसके बाद क्या है 240/12, 20 हो गया, ये भी
ये भी हो गया 20। ऐसा करते हैं, 2 का 20 आया है ना, 2 का 20 आया है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको कर लेते हैं, मान लो 360 कर लिया, कंफ्यूजन ना हो, ठीक। 360 कितना हो गया अब इसका कॉस्ट, पर केजी कॉस्ट कितना हो गया, 360/12 कितना हो गया, 30 पर केजी। अब एक कॉस्ट पर यूनिट वेट थीप है, जो पढ़ा लिखा थीप है, अब चोर भी पढ़ा लिखा होता है, ये भी जान लो, एजुकेटेड भी चोर बन रहा है कहीं कहीं, ठीक, समझ रहे हो, जो बैंक लूट लेता है, बताओ, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कहीं ऑनलाइन पैसा गायब कर रहा है, क्या है, पढ़ा लिखा है, समझ रहे हो बात को। अब देखो इसके बाद में ए का कॉस्ट पर केजी निकल गया है, बी का भी निकल गया, सी का भी, सबका फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या करेगा, जो ज्यादा पर केजी कॉस्टली होगा ना उसको कंसीडर करेगा। ज्यादा कौन सा है, ज्यादा कौन सा है, देखो इसमें यहां भी 40 पर केजी है, यहां भी 40 पर केजी है, सबसे ज्यादा यही दोनों है ना, पहले ये दोनों को रखेगा। इसका वेट कितना है 25 केजी, इसका वेट है 5 केजी, मतलब कि पहले 30 केजी ये रख लिया। कौन कौन सा रखा है, कौन कौन सा रखा, बी रखा है और डी रखा है, बी रखा है और डी रखा है, तो यहां क्या लिखेंगे, बी और डी रख लिया। अब इसका कैपेसिटी कितना बचा है, 50 था, 30 रख लिया, अब बचा है कैपेसिटी 20, अब 20 ही बचा है इसके पास में। 20 में क्या करेगा, इसके बाद कौन सा कॉस्टली है उसको रखेगा। ये देखो 20 है, ये 20 पर केजी, 25 पर केजी, ये 30 पर केजी, इसको रखना चाहेगा। इसका वेट कितना है 12 केजी है, कैपेसिटी बचा कितना है 20 है, तो 12 भी आ सकता है यहाँ पर, इसको भी रख लिया। तो क्या है, ई है, तो ई को भी रख लिया। अब 12 केजी रखा है तो कैपेसिटी कितना बचा है, टोटल 20 बचा हुआ था, 12 रखा है, 8 बचा है, 8 केजी, इसको हटाकर 8 कर लिया, अब 8 केजी और है। अब 8 केजी के लिए भी और देख रहा कि 8 केजी वो भी भर के ही जाएगा, कम से कम 50 केजी इतना बैग तो भर ले, खाली क्यों लेकर जाएगा, समझ रहे हो बात को। क्या देखा, ई को रख लिया। अब आया ए और सी में आया है, ए में 20 है और सी का 25 है, ए तो रख लिए हैं, ए रखा जा चुका है, 20 है 25 है, कौन ज्यादा कॉस्टली है 25 पर केजी कॉस्टली है, मतलब कि सी को रखेगा। सी का कैपेसिटी कितना है 20 है, 20 केजी का है, यहां जगह 8 केजी ही बचा है और इसका वेट है टोटल 20 केजी। आ सकता है क्या, यहां नहीं आ सकता है, क्या करेगा, पार्शियली रखेगा। 20 केजी है ना, इसमें से 8 केजी रख लेगा, वो 8 केजी रख लेगा, मतलब क्या, एक यूनिट कॉस्ट अगर 1 केजी का 25 है तो 8 केजी रखा है तो कितना कॉस्ट इसका हो गया, इसका कॉस्ट हो गया 25 × 8, मतलब 200 रुपये का ये सामान यहां रख लिया। मतलब क्या हो गया, 8 केजी रखा तो क्या कर सकते हैं, सी बोल सकते हैं, सी, इसके बाद सी को रखा है, इसके बाद सी को ऐसे राउंड कर लेते हैं, पार्शियली रखा है, सी को कंप्लीट नहीं रखा है, कंप्लीट 20 केजी नहीं रखा है, ठीक, इसका एक फ्रैक्शन रखा है, मतलब 8 केजी ही रखा है 20 केजी में से, ठीक। अब ये सब सामान रख लिया, अब क्या देखेगा, ये सब सामान रख लिया है तो टोटल कितना प्रॉफिट इसका हो रहा है। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, समझ रहे हो बात को। तो प्रॉफिट के लिए क्या करेगा, बी का जितना कॉस्ट है, बी को कंप्लीट रखा है, बी डी तीनों कंप्लीट रखा है, तीनों के कॉस्ट को जोड़ लेंगे। बी कितना है 200 का है, डी कितना है 1000 का है, ई कितना है 360 का है, 360 प्लस 200 कितना हो गया 560 प्लस 1000, मतलब 1560 इसको केवल बी डी और ई से आ जा रहा है। अब सी को फ्रैक्शन में लिया है, सी कितना लिया है 8 केजी लिया है, सी का 8 केजी ही लिया है, तो सी का कॉस्ट देखो 25 पर केजी कॉस्ट है, 25 पर केजी कॉस्ट है, 8 केजी लिया है, मतलब 25 × 8 कितना हुआ 200 हो गया। तो इसमें क्या करेंगे 200 और ऐड करेंगे, टोटल कितना हो गया, टोटल वैल्यू कितना हो गया 1760, मतलब इस चोर को 1760 रुपए का सामान मिला है, ठीक। अब यहां पर क्या क्या काम किए हैं देखो, एक बार ध्यान से देखो, इतना सारा सामान था, ये सब क्या है मेरा, ये सब क्या है, ये सब है सैंपल स्पेस,
सिंपल स्पेस बोल सकते हैं इसको, या सॉल्यूशन स्पेस बोल सकते हैं। ठीक, सॉल्यूशन स्पेस या सिंपल स्पेस बोल लो, ये इतना पॉसिबिलिटी है। ठीक, उसके बाद हम लोग कंडीशन को इंपोज किए हैं कि 50 केजी से ज्यादा नहीं लेकर जा सकते हैं। ठीक, तो 50 केजी को फिल करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए फिजिबल क्या है, कौन कौन को रखे जो यहां पर एडजस्ट हो जाए 50 केजी में। बहुत सारा अलग अलग वेरिएशन फिजिबल था। मान लो केवल ए को ही लेकर जाता, ए और बी लेकर जाता, बी और सी को ही लेकर चल जाता। ठीक, ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत सारा था, मतलब फिजिबल सॉल्यूशन बहुत सारा था जो कि 50 केजी के अंदर में एडजस्ट हो जाता। वो सब में से ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखा है, जिससे क्या भाई, तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए। इससे ज्यादा प्रॉफिट और किसी भी केस में इसको नहीं हो सकता है। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया, सेम बैग है, सेम कैपेसिटी का बैग है, मैक्सिमम प्रॉफिट इसको मिल रहा है। इसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलेंगे। यही काम हम लोग ग्रीडी टेक्निक को यूज करके करने वाले हैं। ठीक, समझ रहे हो बात को। अब कैसे डिवाइड किया था, सबसे लार्जेस्ट है कौन सा वैल्यू उसको लेना है, यहाँ पर कैसे लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू लेना है। याद करो, कभी सुने थे, पास्ट में भी एल्गो में पढ़े थे हम लोग, मैक्सिमम कहीं से लेना है, क्या यूज करेंगे, मैक्स ही यूज करते थे ना, वो सब यूज आने वाला है कहीं ना कहीं। जो भी पढ़े सब कुछ यूज आएगा यहाँ पर। ठीक, ये हम लोग देख लिए जो नैपसैक प्रॉब्लम क्या है। ठीक, समझ गए हो जो लोग, अच्छा चीज है। नहीं समझो कोई दिक्कत नहीं है, आगे इसको प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। ये प्रॉब्लम को प्रॉपर एनालिसिस करने वाले हैं आगे। ठीक, अभी बेसिक ओवरव्यू रफ आइडिया एक बताए किस टाइप का प्रॉब्लम है। ठीक, इसके आगे अब हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्या है, हफमैन कोडिंग है। इसके नाम से क्या लग रहा है, कुछ कोडिंग करने वाले हैं, कुछ कोडिंग करने वाले हैं। कैसा कोडिंग करने वाले हैं भाई, तो हफमैन कोडिंग है जो एक डेटा को कंप्रेस करने का टेक्निक है। डेटा को कंप्रेस करने का टेक्निक है। जैसे ये वीडियो जो रिकॉर्डिंग हो रहा है अभी, ये जो लेक्चर रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसका जब आता है वीडियो, उसका साइज बहुत बड़ा होता है। फिर उसको क्या किया जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है, तो कंप्रेस करने का मतलब क्या है, डेटा को छोटा किया गया, कंप्रेस किया गया है। वही डेटा कंप्रेशन टेक्निक है, हफमैन कोडिंग है जो डेटा कंप्रेशन टेक्निक है। जैसे एग्जांपल मान लो कि हम लोग के पास में 50 कैरेक्टर है, 50 टोटल कैरेक्टर है। कैरेक्टर कैसा कैसा है भाई, मान लो ए है 20 टाइम्स आया है, बी है 10 टाइम्स आया है, सी है 5 टाइम्स आया है, और डी कितना बचा है, 15 टाइम्स मान लो आया है। ठीक, टोटल 50 कैरेक्टर है, ए बी सी और डी। अभी क्या बता रहे हैं, हफमैन कोडिंग के बारे में बता रहे हैं। ठीक, तो हफमैन कोडिंग में क्या है, मान लो 50 कैरेक्टर है, क्या क्या है, ए 20 टाइम्स आया है, बी 10 टाइम्स आया है, सी 5 टाइम्स आया है, और डी 15 टाइम्स आया है। ठीक, यहां पर अलग अलग नंबर ऑफ टाइम्स सारा कैरेक्टर आया है, ए बी सी और डी। तो मान लो सब कैरेक्टर के लिए तो एज्यूम करो कि सभी कैरेक्टर के लिए हम लोग यूज करते हैं 8 बिट्स यूज करते हैं, 8 बिट्स 1 बाइट यूज करते हैं, मतलब 1 बाइट का मतलब 8 बिट्स होता है। ठीक, तो मान लो सबके लिए हम लोग 8 बिट्स यूज कर रहे हैं। ठीक, तो 8 बिट्स यूज कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितना चाहिए होगा हम लोग को, टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितना चाहिए होगा। तो देखेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे ए के लिए कितना चाहिए, ए के लिए कितना चाहिए, ए के लिए कितना चाहिए, 20 है ना, 20 टाइम्स ए आया है ना, मतलब कि 20 इंटू 8 इक्वल टू 160। बी के लिए कितना चाहिए, 10 इंटू 8, 10 इंटू 8 इक्वल टू 80। सी के लिए कितना चाहिए, 5 इंटू 8 इक्वल टू 40। डी के लिए कितना चाहिए, 15 इंटू 8 इक्वल टू कितना हुआ,
80 और 40 120, 120 चाहिए। टोटल ऐड करेंगे अगर सबके लिए कितना चाहिए, ये सबको ऐड करना होगा। कितना बनेगा ये? 0 6 4 10 10 20, एक और 0 1 2 2 4, 400 बनेगा। 400 ही बनना था। क्यों? क्योंकि टोटल 50 कैरेक्टर्स है और 8 बिट सबके लिए यूज कर रहे हैं। कितना हो गया? 8 × 5 40, 1 0 400। मतलब कि ये साइज इसका क्या हो गया? साइज क्या हो गया? 400 बिट्स बोल सकते हैं इसको। इसके साइज क्या बोल सकते हैं? 400 बिट्स बोल सकते हैं। अब एक और चीज, एक और केस देखो कि मान लो इसको कंप्रेस करने वाले हैं हम लोग। किस तरीके से कंप्रेस करते हैं देखो एक बार, आराम से देखना, समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। देखो क्या करने वाले हैं हम लोग। अच्छा सिंपल देखो, अगर एक जगह है यहां 1 बिट लेना है तो कितना पॉसिबिलिटी हम लोग ले सकते हैं बिट में? या तो यहां 0 ले लेते हैं या तो यहां 1 ले लेते हैं। 2 पॉसिबिलिटी है ना, या तो 0 लो या तो 1 लो। अगर 1 बिट है तो पॉसिबिलिटी क्या है? या तो 0 लेंगे या तो 1 लेंगे। एक पॉसिबिलिटी है, 1 बिट है तो। अगर 2 बिट है तो कितना पॉसिबिलिटी है? दोनों जगह 0 ले लो, या फिर एक 0 लेते हैं, एक 1 लेते हैं, या फिर यहाँ 1 लेते हैं, यहाँ 0 लेते हैं, या फिर यहाँ 1 लेते हैं, यहाँ भी 1 लेते हैं। कितना पॉसिबिलिटी हो गया 2 बिट में? 2 बिट में 4 पॉसिबिलिटी हो गया। 4 पॉसिबिलिटी हो गया ना। यहाँ कितना टाइप्स ऑफ कैरेक्टर मेरे पास में है? A, B, C और D। 4 टाइप्स का कैरेक्टर है। तो 2 बिट लेकर हम लोग को 4 वेरिएशन ऐसे मिल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हम लोग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब क्या कि ये जहां भी आएगा A के लिए यूज करेंगे कोड 0 0 0 0 से A को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 0 1 से B को कर लेते हैं, ये साथ में 0 0 0 1 से B को कर लिए, 1 0 से C को कर लिए, 1 1 से D को कर लिए। रिप्रेजेंटेशन हो गया हम लोग का। यहाँ पर 8 बिट्स चाहिए था, हम लोग यहाँ पर 2 बिट में ही काम चला ले रहे हैं। 2 बिट लग रहा है सबके लिए। A के लिए भी 2 बिट है, B के लिए भी इतना है, C के लिए भी इतना है, D के लिए भी इतना है। अब टोटल ABCD के लिए कितना लगेगा? टोटल जो स्पेस लगेगा कितना बिट्स का लगेगा? ये कितना टाइम्स आया है? ये कितना टाइम्स आया? 20 टाइम्स आया है। मतलब कि 20 इंटू 1 के लिए कितना लगेगा? 2 बिट्स लग रहा है। 20 इंटू 2 इक्वल टू 40। सेम ऐसे ही सबके लिए जब करेंगे तो टोटल कैरेक्टर 50 है, सबके लिए 2 2 ही लग रहा है, तो 50 इंटू 2 टोटल ही होगा ना। 50 इंटू 2 इक्वल टू 100 बिट्स। मतलब कि जहां 400 बिट्स यूज कर रहे थे हम लोग, यहां पर 100 बिट्स में ही हम लोग का काम चल गया। ठीक, अब बोलो क्या कि A के लिए 2 बिट लिए हैं, B के लिए भी 2 बिट लिए हैं, C के लिए 2 बिट लिए हैं, D के लिए 2 बिट लिए हैं। कंपलसरी यही है क्या कि सबका बिट नंबर ऑफ बिट्स इक्वल हो? A के लिए जितना बिट लेंगे B के लिए भी उतना ही लेंगे? नहीं, कंपलसरी नहीं है, नहीं है कंपलसरी। किसी के लिए ज्यादा ले सकते हैं, किसी के लिए कम ले सकते हैं। किसके लिए ज्यादा लेंगे, किसके लिए कम लेंगे, इसके लिए क्या देखना होगा? हफमैन कोडिंग को देखना होगा। किसके लिए ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स लेना है, किसके लिए कम नंबर ऑफ बिट्स लेना है, यही हफमैन कोडिंग में है। बस यही, और कुछ नहीं है। समझ रहे हो बात को? अब सीरियल जैसा नहीं सोचना कि ये देखने के लिए सीरियल का पार्ट देखिए, ऐसा नहीं है। बेसिक एक जान लो, एक रफ ओवरव्यू हम दे देते हैं। क्या? जो ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, जो ज्यादा नंबर, ये ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आया है। देखो यहाँ पर 20 टाइम्स आया है, 10 है, यहाँ 5 है, 15 है। जो ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आएगा मतलब कि फ्रीक्वेंसी जिसका ज्यादा होगा, जो हाई फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी हाई मतलब क्या? रिपीटेशन ज्यादा है, हाई फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं इसको। जो ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आएगा उसके लिए लेस बिट्स लेंगे, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लेस बिट्स लेंगे, कम बिट्स से रिप्रेजेंट करेंगे। जो कम नंबर ऑफ टाइम्स आए, देखो C आया है 5 टाइम्स आया है, तो C के लिए क्या करेंगे? C के लिए मोर बिट्स लेंगे, C के लिए मोर बिट्स लेंगे। अब कैसे ज्यादा ले सकते हैं, कैसे कम ले सकते हैं, वो अच्छे से जब हफमैन कोडिंग को डील करेंगे तब वहां पर आएगा। और सब चीज को वहां भी रिपीट करें, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए हो, एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया है, सही चीज है। नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से वहां भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक, तो अब हम लोग क्या देख लिए
हफमैन कोडिंग देख लिए हैं, एप्लीकेशन पार्ट में हफमैन कोडिंग को देख लिए हैं। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है हम लोग का, फोर्थ में क्या है, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। तो ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न का मतलब क्या है, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न का मतलब क्या है, याद करो मर्ज सॉर्ट जब हम लोग कर रहे थे तो मर्ज सॉर्ट में एक मर्ज एल्गो आया था ना, मर्ज कर रहे थे, दो एरे को मर्ज कर रहे थे, दो एरे को मर्ज कर रहे थे। याद करो अच्छे से, मर्ज सॉर्ट में जब कंबाइन स्टेप हम लोग किए थे, डिवाइड एंड कनकर था इसलिए कंबाइन स्टेप वहां पर हुआ था। तो कंबाइन स्टेप में एक क्या आया था हम लोग के पास में, एक आया था मर्ज एल्गो आया था। ठीक, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न का हम बात कर रहे हैं अभी, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न का बात कर रहे हैं। एक वहां पर मर्ज एल्गो आया था, एक मर्ज एल्गो आया था। कहां आया था मर्ज एल्गो, कहां आया था, मर्ज सॉर्ट टेक्निक में आया था, कंबाइन स्टेप में। मर्ज सॉर्ट टेक्निक के कंबाइन स्टेप में, मर्ज सॉर्ट टेक्निक के कंबाइन स्टेप में मर्ज एल्गो एक आया था। ठीक, समझ रहे हो बात को। वहां पर क्या किए थे कि जब एक एरे का साइज n था, एक एरे का साइज m था, जब दोनों को मर्ज करते थे टोटल टाइम क्या बोले थे हम लोग, n प्लस m। क्यों बोले थे ऐसा, ऐसा क्यों बोले थे कि नंबर ऑफ कंपैरिजन n प्लस m माइनस 1 होगा मैक्सिमम। यहां पर कंपैरिजन कितना होगा, n प्लस m माइनस 1 मैक्सिमम होगा, और मिनिमम क्या होगा, मिनिमम होगा मीन ऑफ n और m बोल सकते हैं। ये नंबर ऑफ कंपैरिजन क्या है, ये है मैक्सिमम वैल्यू, ये नंबर ऑफ कंपैरिजन का मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन नंबर ऑफ मूव्स का जब बात करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मूव्स का जब बात करते हैं तो हमेशा ही n प्लस m होता था। याद है ना, यहां जैसे यहां पर एक एरे में लाना है, यहां से सब एलिमेंट को यहां लाना ही पड़ेगा, यहां से भी सब एलिमेंट को यहां लाना ही पड़ेगा। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यहां से मूव कर रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ मूव्स हमेशा ही सेम था n प्लस m मर्ज एल्गो में। ठीक, इतना मूव्स हो रहा था। सेम वही चीज यहां पर देखेंगे ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। इसका मतलब क्या है कि मिनिमम कॉस्ट है, मिनिमम मूव्स, मूव्स जो है उसको क्या करना है, उसको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है। तो क्या रहेगा भाई, यहां पर दो ही एरे था ना, दो एरे था ना, यहां पर मान लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं एक है फाइल 1, एक है फाइल 2, फिर है फाइल 3, फिर है फाइल 4, फिर है फाइल 5। बहुत सारा फाइल है, बहुत सारा फाइल है जिसमें कि कुछ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। मान लो यहां पर 20 है, 5 है, 10 है, 50 है, 15 है, नंबर ऑफ फाइल्स है। फाइल 1 में नंबर ऑफ पेजेस इतना है, फाइल 2 में नंबर ऑफ पेजेस इतना है, फाइल 3 में नंबर ऑफ पेजेस इतना है, फाइल 4 में नंबर ऑफ पेजेस इतना है, फाइल 5 में नंबर ऑफ पेजेस इतना है। सबको मर्ज करके, सबको यहां से लेकर यहां तक जितना भी है सबको मर्ज करके एक फाइल बनाना है हम लोग को। सबको मर्ज करके यहां से लेकर यहां तक, F1 से लेकर F5 तक सबको मर्ज करके एक सिंगल फाइल हम लोग को बनाना है। क्या करना है, सिंगल फाइल बनाना है, सिंगल फाइल हम लोग को बनाना है। सबको मर्ज करेंगे तो क्या होगा, मूव करेंगे हम लोग। क्या सबको एक साथ में मूव करेंगे, नहीं। याद करो जब मर्ज एल्गो में हम लोग कर रहे थे एक बार में दो ही एरे को ले रहे थे ना, तो यहां पर भी एक बार में दो ही फाइल को ले सकते हैं। दो फाइल को मिलाकर एक फाइल बना लेंगे, फिर जो नया बना है उसमें कोई और फाइल को मिलाएंगे, फिर एक बनेगा, फिर कोई और फाइल को मिलाएंगे, फिर एक बनेगा, फिर कोई और बचा हुआ फाइल को मिलाएंगे, तब जाकर हम लोग का सिंगल फाइल बनेगा। तो एक बार में दो ही फाइल को मिलाते हैं हम लोग यहां भी। ठीक, जब मिलाएंगे, मर्ज करेंगे तो क्या आएगा, मूव्स आने वाला है, मूव्स मिलने वाला है कुछ। तो वही है यहां पर जो मूव्स होगा उसको क्या करेंगे, उसको डिक्रीज करना है, या फिर बोल सकते हैं मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करना है
किस तरीके से मर्ज किया जाए, कौन से फाइल को पहले लिया जाए, कौन से फाइल को बाद में लिया जाए, जिसको कि मिलाने के बाद, मर्ज करने के बाद में मिनिमम यूज हो, मिनिमम कॉस्ट हो। बस यही चीज है ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। इसको अच्छे से देखेंगे कि पहले कौन से फाइल को लेना है, बाद में किसको लेना है, पहले लेना है तो क्यों लेना है, क्या रीजन है कि किसी को पहले ले रहे हैं, किसी को बाद में ले रहे हैं। हर चीज वहां देखेंगे, कितना टाइम लगने वाला है सब देखेंगे, सब में टाइम देखेंगे, कितना टाइम इसमें लगेगा, कितना टाइम इसमें लगेगा, कितना टाइम इसमें लगेगा, कितना टाइम इसमें लगेगा, सब में टाइम, सब में देखेंगे, टाइम भी देखेंगे, किस तरीके से कर रहे हैं, टेक्निक भी देखेंगे हम लोग। तो क्या देख लिए, ये हम लोग का हो गया ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। ये हो गया बेसिक ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न में ऐसा कुछ करने वाले हैं। इसका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब क्या है, पाथ मतलब कोई रास्ता है, ठीक, कोई रास्ता है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ मतलब सोर्स एक ही है, सोर्स एक है, वहां से अलग अलग रास्ता है, वहां से अलग अलग रास्ता है, उसमें हम लोग को शॉर्टेस्ट रास्ता कौन है, शॉर्टेस्ट पाथ कौन है, वो हम लोग को देखना है। कहीं भी रीच करने के लिए एक मान लो सोर्स ले लेते हैं, कहां पर ये होगा, ये एक्चुअली कहां काम कर रहे होंगे, ये जो है ये काम कहां कर रहे होंगे, ये हम लोग ग्राफ पर काम कर रहे होंगे। हम लोग के पास में एक ग्राफ होगा, ठीक, ग्राफ पर मान लो ऐसा कुछ ग्राफ है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये क्या है, ये एक तरीके का ग्राफ बोल सकते हैं। ये क्या है, ग्राफ है, ये सब क्या है, ये सब वर्टिसेज है, ये जितना भी है राउंड किए हैं जो सर्कल में, ये सब मेरा वर्टिसेज है, ठीक, ये सब वर्टिसेज है, और ये सब क्या है, एज है, ये है क्या, एज है, ये सब देखो एज है, ये अलग अलग नंबरिंग है, मान लो E1 E2 E3 ऐसे करके सब एज है। देखो जहां जहां भी रेड से मार्क किए हैं ये सब एज है, इसको एज बोलते हैं। ग्राफ में जो लाइन है, रास्ता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए उसको हम लोग एज बोलते हैं। और जो पॉइंट है जहां पर दो लाइन मिल रहा है वो सबको क्या बोलते हैं, वो सबको वर्टिसेज बोलते हैं, वर्टेक्स। सबको लेकर वर्टिसेज बोल रहे हैं, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कि सीओ को ले रहे हैं तो क्या बोल सकते हैं, वर्टेक्स बोल सकते हैं। सबको एक साथ में लिखे वर्टिसेज है, तो कुछ नंबर ऑफ वर्टिसेज है और कुछ नंबर ऑफ सेम उसी तरीके से एजेज है, ठीक, कुछ नंबर ऑफ वर्टिसेज है ग्राफ में, कुछ नंबर ऑफ एजेज है। इसमें क्या करना है, क्या है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग को फाइंड आउट करना है। सोर्स मान लो किसी एक को ले लेते हैं, किसी को भी, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको कहीं भी किसी को ले सकते हैं। मान लो रेंडमली हम लोग इसको सोर्स मान लिए हैं, तो यहाँ क्या फाइंड आउट करना है कि ये सोर्स से सब अलग अलग जगह जाने का रास्ता कौन सा होगा, कौन सा रास्ता होगा जो कम कॉस्टली पड़ेगा। तो कॉस्ट कैसे आएगा भाई, जान लो एज जो है E1 है, मान लो इस एज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इस एज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो यहां से यहां कनेक्टिंग एज है इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसका होगा एक एज वेट होगा, एज वेट होगा। एज वेट का मतलब क्या है, सिंपल देखो, दो पॉइंट लेते हैं, अगर मान लो दिल्ली टू बॉम्बे लेते हैं, दो पॉइंट है, मैप है, एक मैप है, एक बड़ा सा मैप में मान लो ये है जो दिल्ली है, ये है जो बॉम्बे है, इसके बीच का कुछ डिस्टेंस है ना, कुछ डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस का वैल्यू जो है वही हम लोग का एज वेट का काम कर रहा है। ये दोनों के कनेक्टिंग जो रास्ता है दिल्ली से बॉम्बे जाने का, एक डायरेक्ट रास्ता है, उस रास्ता को हम लोग एज बोल लिए, और कितना डिस्टेंस है उसको हम लोग एज वेट बोल रहे हैं, ठीक। मान लो यहाँ पर पटना भी है, यहाँ पटना भी है, ठीक, पटना क्यों बोले, पटना में ही हम रहते हैं, ठीक, मेरा घर पटना ही है बिहार में, ठीक। तो देखो ये पटना है मान लो, तो पटना और दिल्ली को कनेक्ट करने का एक रास्ता है, तो पटना और दिल्ली के बीच में कितना डिस्टेंस है वो मेरा एज वेट हो गया। यहां से यहां कनेक्टिंग जो एज है इसका वेट कितना हो गया, जितना डिस्टेंस है। ऐसे
1000 किलोमीटर रफली, 1000 किलोमीटर पटना से दिल्ली का डिस्टेंस है। ये हमको पता है, ये डिस्टेंस हमको भी नहीं पता है। ठीक, कुछ भी डिस्टेंस है, यह सब देखो एज है, कनेक्ट कर रहा है। दो सिटी को मान लो, दो सिटी जो कनेक्ट करने वाला है, एज्यूम करते हैं सिटी जो है कोई और तरह का पॉइंट हो, कुछ भी हो। ठीक, एक ग्राफ में ऐसे ये पूरे को ग्राफ बोलेंगे। ग्राफ रिप्रेजेंट कैसे लिखेंगे ग्राफ को? जी, वी एंड ई। एक ग्राफ जी है जिसमें नंबर ऑफ वर्टिसेज वी है और नंबर ऑफ एजेज ई है। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? यहां पर जी 4 एंड 6 एक ग्राफ हो गया। मतलब क्या? 4 वर्टिसेज है, 4 वर्टिसेज है और 6 एजेज है। ठीक, पहले वर्टिसेज को लिखेंगे, बाद में एज को लिखेंगे। कैसे होगा भाई? 1 एज, 2, 3, 4 एज, यहां 5 हुआ, यहां 6 हुआ, 6 एज है। यही हम लोग के पास में एक ग्राफ है। और ये जो ग्राफ बनेगा, आपको ये एज नहीं बना सकते हैं एक्स्ट्रा, इसको कंप्लीट ग्राफ भी हम लोग बोल लेंगे। ठीक, कंप्लीट ग्राफ बोल रहे हैं, वो ग्राफ में अच्छे से देखेंगे हम लोग, अभी टाइम है, सब अच्छे से बताएंगे। बेसिक अभी जानो कि करने क्या वाले हैं कि कहीं भी एक पॉइंट जो ओरिजिन पटना लिए हैं, पटना से सब अलग अलग पॉइंट का कितना डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जितना होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर पता चल जाए हम लोग को, तब आराम से जा सकते हैं, कम टाइम में पहुंच सकते हैं। कम टाइम में मतलब कि कम कॉस्ट लगा है, जिसका एज वेट का वैल्यू कम होगा, जो कम होगा एज वेट का वैल्यू, वहां पर कम टाइम में हम लोग जा सकते हैं। वही चीज यहां शॉर्टेस्ट पाथ में देख सकते हैं, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ में, यही हम लोग करने वाले हैं। इसके लिए 3 टेक्निक है। एक क्या है? दिज्रा टेक्निक है। इसमें क्या है? ऑल पॉजिटिव एज रहना चाहिए। एज है जो एज का वैल्यू है जो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, अब हमेशा डिस्टेंस ही नहीं होगा, बहुत अलग सारा चीज होता है। एग्जाम्पल के लिए बताए हैं कि एक ग्राफ है तो डिस्टेंस को ऐसे एज से रिप्रेजेंट करेंगे एक पर्टिकुलर ग्राफ में। कोई और तरह का भी ग्राफ हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, समझ रहे हो बात को? तो वही है, सब पॉजिटिव जब वैल्यू रहे, सब वैल्यू जब पॉजिटिव रहे, तब हम लोग दूसरा को जब इंप्लीमेंट करेंगे तो एक करेक्ट आंसर देगा, सही आंसर देगा। ठीक, अगर मान लो कुछ पॉजिटिव एज है और कुछ निगेटिव एज है, तब हम लोग यूज करते हैं बेलमैन फॉर्ड। क्यों? क्योंकि जब निगेटिव एज कभी आता है, उस केस में दूसरा काम नहीं करता है सही से, दूसरा सही से काम नहीं करता है। इसके लिए क्या करते हैं? एक नया टेक्निक है, बेलमैन फॉर्ड है। उसमें क्या है? पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप का एज अगर मिला हुआ मिक्स है, तो यहां पर बेलमैन फॉर्ड से सॉल्व आराम से हो जाता है। ठीक, उसके बाद क्या है? BFT। ये क्या है? ब्रेथ फर्स्ट ट्रावर्सल। ग्राफ में ट्रावर्सल का मतलब क्या होता है? घूमने का तरीका। यहां से यहां गए, यहां गए, यहां गए, ऐसे हम लोग घूम रहे हैं कहीं भी ऐसे। ठीक, घूमने का तरीका, ट्रावर्स करने का तरीका, टेक्निक है ट्रावर्सल का, घूमने का। ग्राफ के अंदर में ऐसे सब एज को लेकर, एज के थ्रू, बीच में नहीं जाना। देखो यहाँ एज है ना, यहां से यहां एज नहीं है तो नहीं जा सकते हैं, ये गलत है। एज के थ्रू ही कहीं ऐसे हम लोग जा सकते हैं। यही है ब्रेथ फर्स्ट ट्रावर्सल। इसमें क्या है? नो एज वेट। जहां पर एज वेट नहीं गिवन होगा, वहां पर हम लोग BFT अप्लाई करते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट में क्या आते हैं? नेक्स्ट में है 6 में क्या है? ये हम लोग जान लिए, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ किस तरीके से काम करेगा, क्या क्या टेक्निक यूज करने वाले हैं। यहाँ पर बेसिक जान लिए, डिटेल में और अच्छे से बताएंगे। ठीक, इसका जो इंडिविजुअली इसको हम जब देख रहे होंगे तो अच्छे से हम बताएंगे, वहां पर डिटेल में सब कुछ बताएंगे, हर चीज वहां पर बताएंगे। ठीक, अब ये एक रफ ओवरव्यू दे रहे हैं जो जितना भी एप्लीकेशन है, किस टाइप का एप्लीकेशन है सर। ठीक, इसके नेक्स्ट में आते हैं, क्या है? नेक्स्ट है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। तो स्पैनिंग ट्री कुछ होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ ग्राफ एक ड्रॉ किए हैं। यहाँ पर मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसका एज वेट 5 है, 6 है। ये क्या है? 1, 2 क्या है? इसका एज वेट है, इसका एज का वेट है, इस एज का वेट है, इस एज का 6 वेट है, इस एज का 5 है वेट, इसका 4 है वेट। स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या है कि सारे वर्टिसेज को, जितना भी वर्टेक्स है, सभी वर्टिसेज को कनेक्ट भी कर लिया जाए और एक्स्ट्रा एज नहीं हो, साइकिल नहीं बने।
एक ही रास्ता हो जाने का। तो क्या कर सकते हैं हम लोग 1 है ना, पहले 1 को लिए, फिर सबसे कम कौन है 2 को लिए, 1 को लिए, फिर 2 को लिए, फिर उसके बाद सबसे कम कौन है 3 है, 3 को लिए। देखो ए वर्टेक्स मान लो A B C D ऐसा है, यहाँ A आ गया, यहाँ B आ गया, यहाँ C आ गया, यहाँ D आ गया। देखो A B C D सब जगह रास्ता मिल गया ना। कॉस्ट कितना लगा 1 + 2 + 3, इतना कॉस्ट में हो गया। यही मेरा स्पैनिंग ट्री है। ठीक, ये क्या होगा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री होगा, इससे कम कॉस्ट का नहीं मिल सकता है। अगर और भी स्पैनिंग ट्री देखेंगे तो मान लो इस तरीके से रहता, यहाँ A रहता, B रहता, C रहता, D रहता, इसका कॉस्ट कितना है 1 है, इसका कॉस्ट A और D का कितना है 4 है, इसका कॉस्ट कितना है 3 है। 1 + 4 + 3 कितना 4 1 5 3 8, इसका कॉस्ट है जो 8 हो गया। इसका कॉस्ट कितना है 3 + 2 6 1 7, इसका 7 है। देखो ये किसी का कॉस्ट ज्यादा आ रहा है, किसी का कम आ रहा है। बस हम सब वर्टिसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं एक साथ में। ठीक, कहीं से कहीं हम जा सकते हैं, बस यही है पर्पस मेरा। मिनिमम एज से मिनिमम एज वेट को मिनिमम कॉस्ट करके, समझ रहे हो बात को, यहाँ कम आया यहाँ ज्यादा आया, तो मिनिमम जो है वही मेरा मिनिमम कॉस्ट हो गया। और स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या है कि कहीं से कहीं हम विजिट कर सकते हैं, साइकिल नहीं बनना चाहिए। साइकिल का सिंपल मीनिंग क्या है कि मान लो ए वाला एज ले लेते हैं, मान लो ए एज लिए, फिर ए एज लिए, फिर ए एज लिए, ये क्या साइकिल बन रहा है। देखो यहाँ पर एक ए लिए, फिर ए लिए, फिर ए लिए, ये तीनों क्या बन रहा है, ये तीनों साइकिल बन रहा है, ये तीनों साइकिल बन रहा है। जब ए से डी जा सकते हैं, डी से सी जा सकते हैं, इसको लेने का क्या जरूरत है, और जब इसको ले रहे हैं तो इसको लेने का कोई जरूरत नहीं है, साइकिल नहीं बनाना है। यही मेरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। अच्छे से डिटेल में स्पैनिंग ट्री क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, सब देखेंगे। और मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करने का दो तरीका है, एक है प्रिम्स, एक है क्रूस्कल। अभी जो हम लोग देखे थे कि सबसे कम कौन है 1 है तो 1 लिए, फिर दूसरा कम कौन है 2 है तो 2 ले लिए यहाँ पर, फिर तीसरा कम कौन है 3 है तो 3 ले लिए। ये जो तरीका से टेक्निक से हम बनाए हैं ये है क्रूस्कल। ये क्या है, ये जो टेक्निक यूज की है यहाँ पर, ये क्रूस्कल मेथड यही है। सबसे मिनिमम को बार बार लेते रहना है जब तक कि सारा पॉइंट कनेक्ट ना हो जाए। बीच में अगर कोई एज लेने से साइकिल बन रहा है उस एज को नहीं लेंगे, ठीक, क्योंकि साइकिल नहीं लेना है। ठीक, बेसिक है, बताएंगे क्रूस्कल अच्छे से बताएंगे। अभी जानो एक रफ आइडिया ऐसा है। प्रिम्स का मतलब क्या होता है, प्रिम्स कैसे काम करेगा, प्रिम्स किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे भाई, मान लेते हैं कि सी से हम लोग स्टार्ट किए हैं, मान लो सी से स्टार्ट किए हैं, क्या करेंगे, यहाँ सी है, सी से मिनिमम एज कौन सा है, देखो एक 5 है, एक 2 है, एक 3 है, तो मिनिमम क्या है 2 है ना, 2 को लेंगे। मिनिमम क्या है, यहाँ गए 2 को लेकर, कहाँ गए, सी से लेकर कहाँ गए, बी पर गए। अब बी और सी ये तो ले लिए हैं 2, इसको अब नहीं भूल जाएंगे। अब बी और सी, यहां से मिनिमम कॉस्ट का एज कौन सा है, एक देखो 1 है, एक 6 है, और एक 5 है, एक 3 है। सबसे कम कौन है 1 है। बी और सी दोनों में ही देखेंगे क्योंकि बी और सी दोनों हम लोग के पास में है, तो 1 वाला है तो बी से ए तक जाएंगे, बी से ए तक आए, 1 कॉस्ट में ए तक आए। अब देखेंगे ए बी सी 3 है, तीनों में सबसे मिनिमम कौन है, जितना भी एज सबको कनेक्ट कर रहा है। तो मान लो ए से बी, ए से सी वाला है, ए से सी लेंगे, अगर ए से सी लेंगे साइकिल बन जाएगा, नहीं लेंगे उसको। ए से डी लेंगे, अगर ए से डी लेंगे, ए से डी ऐसे आएगा, ए से डी बनेगा, कॉस्ट इसका 4 है। सी से डी लेंगे, अगर सी से डी लेंगे कॉस्ट 3 है, इससे कम और कोई नहीं है, मतलब कि सी से डी वाला हम लोग ले लिए, इसका कॉस्ट है 3। सेम ग्राफ बना है, सेम ग्राफ यहाँ भी बना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री सेम यहाँ भी आया, इसका देखो 3 + 2 6 + 1 7, यहाँ सेम आया है। लेकिन यहाँ पर पहले 1 को लिए, फिर 2 को लिए, फिर 3 को लिए, अलग तरीके से लिए। यहाँ पर पहले 2 वाले को लिए, फिर ये लिए, फिर ये लिए, मतलब कि क्रूस्कल एक अलग टेक्निक है, प्रिम्स अलग टेक्निक है, आउटपुट दोनों का सेम आने वाला है। बीच रास्ता में कुछ चेंजिंग रहेगा, वो चेंजिंग के देखने के लिए अच्छे से हम लोग प्रिम्स और क्रूस्कल को पढ़ेंगे। ठीक, इतना सारा एप्लीकेशन है ग्रीडी टेक्निक का। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से एक ओवरव्यू दे दिए ताकि समझ में आ जाए कि ग्रीडी टेक्निक काम कैसे कर रहा है।
किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर रहा है अपने गोल को। ठीक, सब में समझ में आ गया, एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया है कहाँ क्या करने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, सीक्वेंस ऑर्डर में पहले जॉब सीक्वेंसिंग देखेंगे, फिर नैपसैक देखेंगे, फिर हफमैन कोडिंग देखेंगे, लाइन से सबको एक एक करके देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास से हम लोग ये काम करने वाले हैं। ठीक, अभी बस जान लो इतना एप्लीकेशन था, इसका एक ओवरव्यू है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा आसान चीज है, सेम जो बताए हैं उसी को थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन में जाने वाले हैं, थोड़ा और डेप्थ में जाने वाले हैं और सबको सॉल्व करेंगे हम लोग। जितना भी पॉसिबिलिटी होगा हर चीज का, टाइम कितना लग रहा है, क्या आउटपुट मिल रहा है, हर चीज को डिटेल में देखेंगे। अभी जिनको समझ में आ गया है थोड़ा एक रफ आइडिया वो सही है, नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, सबको जब डिटेल में देखने जाएंगे सब समझ में आएगा, एकदम गारंटी है, प्रॉमिस कर रहे हैं सब कुछ समझ में आएगा। बस अपने ऊपर बिलीव करना है कि हाँ समझ में आने वाला है। ठीक, फेथ रखना है अपने ऊपर, बाकी समझाना मेरा काम है, हम समझा लेंगे। ठीक, बस सुनना है तुम लोगों का काम। चलो फिर ये देखो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीक्वेंस ऑर्डर में 1 से स्टार्ट करते हैं। चलो फिर ठीक, अच्छे से पढ़ाई करो।